ये है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 12 राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। इस चैप्टर में हम डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राइज हुआ था। ठीक है, डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटरशिप का मतलब है कि एक पर्सन क्या करेगा, पूरी जगह पर रूल करेगा और उसका पूरे पब्लिक पर, पूरे जो वहाँ के लोग हैं उस पर कंट्रोल होगा, पूरी तरह से कंट्रोल होगा, वहाँ की इकोनॉमी पर भी कंट्रोल होगा और उसका कोई भी ऑपोजिशन नहीं कर सकेगा। ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है। समझ में आया? दो डिक्टेटर्स थे और ये हुआ क्यों, राइज क्यों हुआ डिक्टेटरशिप का? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब हुआ, ठीक है, 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1914 से 1918 तक। जैसे जर्मनी है, जर्मनी से बहुत ज़्यादा मतलब जर्मनी को ज़बरदस्ती इसको ये एक्सेप्ट कराना कि तुम्हारी मतलब रिस्पॉन्सिबल हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, और उससे पूरा जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए पैसे लेना, इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी जर्मनी। तो जर्मनी में नाजिज्म का राइज हुआ। सेम वैसे ही इटली में भी राइज हुआ क्या, फैसिज्म। मतलब दो डिक्टेटर्स राइज हुए। कौन कौन से? एक फैसिज्म और दूसरा नाजिज्म। फैसिज्म जो है वो इटली का है और नाजिज्म पार्टी कहाँ की है? जर्मनी की। और इसके राइज से, फैसिज्म और नाजिज्म के राइज से, मीन्स राइज ऑफ डिक्टेटरशिप की वजह से कौन सा वॉर हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ है? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। समझ आया? देखते हैं राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। इटली में फैसिज्म क्यों राइज हुआ वो देखते हैं। सेंट्रल, साउदर्न एंड ईस्टर्न यूरोप बिटवीन 1919 एंड 1945। नाजिज्म जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था? फैसिज्म, इटली में जो फैसिज्म राइज हुआ था, फैसिज्म पार्टी, ये कहाँ तक फैला हुआ था? सेंट्रल यूरोप में, साउदर्न यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में। फैसिज्म कब से कब तक था? 1919 से 1945 तक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक। ठीक है, कब से कब तक? 1919 से 1945 तक फैसिज्म जो है वो इटली की वो थी। बेनिटो मुसोलिनी पहले लीडर कौन थे? फैसिज्म के पहले लीडर कौन थे? बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी ने ही फैसिज्म पार्टी का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, किसने फॉर्म किया है? बेनिटो मुसोलिनी ने। इन्होंने मतलब जो फैसिज्म नाम रखा है वो किस वर्ड से रखा है? फैसिस। फैसिस का मतलब है बंडल ऑफ रॉड्स टाइड विद एक्स। मतलब एक रॉड है, किसकी? बंडल है रॉड का बंडल है, मतलब बहुत ढेर सारे रॉड हैं और उसमें एक्स लगा हुआ है। ठीक है, फैसिस का मतलब क्या है कि बहुत ढेर सारे रॉड्स हैं और इसमें क्या लगा हुआ है? एक्स लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम एक साथ हैं, बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं, तो उसको इतना भी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से उन्हें उस बंडल को बिखेरा नहीं जा सकता है। ठीक है, उन रॉड्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इस फैसिस का मतलब था। मतलब फैसिज्म क्या है? ये एक पार्टी है, इसलिए कि इसका ये है कि हम सब लोग एक साथ मिल करके क्या करेंगे? आगे आने वाली लड़ाई को फेस करेंगे। ठीक है, इटालियन में फासिको मतलब होता है यूनियन और लीग, मतलब सब लोगों का यूनियन हो,
सब लोग क्या हो, इकट्ठा हो। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, फैसिज्म मतलब क्या है। अ गवर्नमेंटल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पावर परमिटिंग नो ऑपोजिशन कंट्रोलिंग ऑल अफेयर्स ऑफ द नेशन। ये क्या है, फैसिज्म की डिफिनेशन है कि फैसिज्म क्या है, ये एक गवर्नमेंटल सिस्टम है। ये क्या है, ये एक गवर्नमेंटल सिस्टम है, मीन्स एक तरह से गवर्नमेंट जैसे पार्टी होती है तो वैसे ही क्या है, ये एक पार्टी है, स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसकी जो सेंट्रल पावर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से जो उस नेशन में, जैसे इटली है तो इटली में क्या है, फैसिस्ट, तो जितनी भी पावर है वो किसके पास होगी, फैसिज्म के पास ही होगी। फैसिज्म के पहले लीडर कौन थे, बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, तो इस पूरे कंट्री की जो भी इटली में जितने भी टेरिटरी हैं, जो भी है, जहाँ जितने भी लोग हैं, उन सब पर किसका कंट्रोल रहेगा, फैसिज्म का ही कंट्रोल रहेगा। ठीक है, एक आदमी रहेगा जिसका सब पर कंट्रोल होगा और उसका कोई भी ऑपोजिशन नहीं कर सकता है, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई भी नहीं जा सकता है। ये फैसिज्म का मतलब है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पावर हो, पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एक गवर्नमेंटल सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग पावर हो और इतनी स्ट्रॉन्ग कि कोई भी इसके अगेंस्ट में नहीं खड़ा हो सकता है, कोई भी इसका ऑपोजिशन नहीं कर सकता है, कोई भी इसके खिलाफ, फैसिज्म के खिलाफ कोई भी इंसान बोल नहीं सकता है, वो या तो फिर वो सही कर रहा हो या फिर गलत कर रहा हो। ठीक है, किसी को ये परमिशन नहीं थी। कंट्रोलिंग ऑल अफेयर्स ऑफ द नेशन, उस नेशन में जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी अफेयर्स थे, मतलब जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो भी इकोनॉमी है या जो भी चीज़ें हैं, वो सब किसके कंट्रोल में रहेगी, फैसिज्म के कंट्रोल में रहेगी। समझ आया डेफिनेशन क्या है। वन पर्सन डिक्टेटर, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन रूल करेगा, उस नेशन में सिर्फ एक ही पर्सन रूल करेगा और उसकी बातों को सबको मानना ज़रूरी होगा। ठीक है, कंपलसरी होगा, हर इंसान के लिए कंपलसरी होगा कि उस पर्सन की बात को माना जाए। ठीक है, डिक्टेटर मतलब कि पूरे लोगों पर उसका कंट्रोल हो और उसकी हर एक बात को मानना चाहिए। ठीक है, मानना ज़रूरी था, कंपलसरी था। डिफिनेशन क्लियर हुई। फिर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फीचर्स देखते हैं कि फैसिज्म में जो फैसिस्ट पार्टी थी उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। पहला है रूल्ड बाय डिक्टेटर। फैसिस्ट में क्या है, फैसिज्म में कि रूल्ड बाय डिक्टेटर मतलब एक ही इंसान रूल करेगा और उसकी बात को मानना ज़रूरी होगा। ठीक है, ब्लाइंड लॉयल्टी टू अ लीडर, जो लीडर है, जो फैसिज्म में जो लीडर होगा उसको मानना है, मतलब वो कुछ भी कर रहा हो, वो या तो सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो, किसी भी तरीके से कर रहा हो, उसको ही सही मानना होगा। ठीक है, ब्लाइंड लॉयल्टी मीन्स अंधभक्त। अंधभक्त जो होते हैं वो हर एक चीज़ को मानते हैं, वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं उसको मानते हैं। तो सेम वैसे ही ब्लाइंड लॉयल्टी होनी चाहिए उस लीडर के लिए जो फैसिज्म का लीडर होगा। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी इंसान नहीं जा सकता, उसके खिलाफ कोई भी बोल नहीं सकता। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। फिर है यूज़ ऑफ वायलेंस एंड टेरर। जो फैसिज्म में लीडर होगा, जो फैसिज्म में मतलब जो फैसिस्ट पार्टी है वो वायलेंस भी कर सकती है, मीन्स लोगों को परेशान भी कर सकती है, टेरर भी दिखा सकती है लोगों को। ठीक है, फिर है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, जो मिलिट्री है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, जो डिफेंस सिस्टम है उनका उसको क्या करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, मिलिट्री पावर को और बढ़ाना है। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ न्यूज़,
जो फैसिज्म में जो लीडर होगा, यानी जो उस गवर्नमेंट का लीडर होगा, उसी का कंट्रोल होगा किस पर? न्यूज़ पर भी। न्यूज़ मतलब कि लोगों को क्या न्यूज़ देनी है, क्या नहीं देनी है, किस तरह से देनी है, इन सब चीज़ों का भी कंट्रोल किसके पास है? फैसिज्म के गवर्नमेंट के पास है, फैसिज्म के लीडर के पास है। ठीक है। कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, मतलब जो भी इकोनॉमी है, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इकोनॉमी है, उस पर कंट्रोल किसका होगा? फैसिज्म का ही होगा, फैसिज्म के लीडर का होगा। कि इंडस्ट्रीज, मतलब इकोनॉमी में आ जाता है एक सोर्स, इनकम का सोर्स जहाँ से होगा, जैसे इंडस्ट्रीज हैं या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, इकोनॉमी जहाँ से पैसे आ रहे हैं, जो भी ऑफिसेस हों या जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक कमाई का सोर्स है, तो वहाँ पर किसका कंट्रोल होगा? फैसिज्म के लीडर का ही कंट्रोल होगा। ये क्लियर हुआ? टोटलिटेरियन नेचर, टोटलिटेरियन नेचर है फैसिज्म का, मतलब पूरा कंट्रोल, मतलब जितने भी लोग हैं वो किसके अंडर रहेंगे? फैसिस्ट के लीडर के ही अंडर रहेंगे। ठीक है। पूरे वहाँ के जो भी पीपल हैं उसके ओवर किसका कंट्रोल रहेगा? फैसिज्म के लीडर का। ठीक। जो वो कहेंगे, जो फैसिस्ट के लीडर कहेंगे, वही उन लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी उनके ऑपोजिशन में नहीं जाएगा। ये है टोटलिटेरियन नेचर, कि मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ पर, उन सब पर कंट्रोल किसका होगा? फैसिस्ट के लीडर का। ये समझ आया? क्या देखें? फैसिस्ट की डिफिनेशन देखें और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें। इसे नोट करिए तो हम फैसिज्म की और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। इटली में जो फैसिज्म राइज हुई है उसके कॉजेज देखते हैं कि उसके रीज़न क्या थे फैसिज्म के राइज होने के लिए। ठीक है। पहला है डिससर्टिफिकेशन विद पीस ट्रीटी, मतलब जो ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इटली जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, ये पीस ट्रीटी थी जिससे ये सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है। इटली होप्ड टू गेट, इटली ने क्या सोचा था कि हम कौन कौन सी टेरिटरी हमें मिलेगी, कौन कौन सी टेरिटरी हम ले लेंगे? ट्रेंटन, ये कुछ ग्रेट टेरिटरीज थी, जो थोड़ा बड़ी टेरिटरीज थी, उनको लेने की बात कर रहे थे। कौन कौन सी? ट्रेंटन, ट्रिस्टी, इस्ट्रिया, फ्यूम और कोस्टल रीजन। कहाँ के? कोस्टल रीजन ऑफ डलमेटिया, अल्बेनिया। ठीक है। और जर्मनी का कुछ पार्ट चाहते थे और तुर्की का। मतलब इटली क्या सोचे थे कि हम, ये वॉर हो रही है तो हम किस किस जगहों पर कब्जा कर लेंगे? ट्रेंटन पर, ट्रिस्टी, इस्ट्रिया, फ्यूम, कोस्टल ऑफ डालमेटिया, अल्बेनिया एंड सम पार्ट ऑफ जर्मनी एंड तुर्की। मतलब ये क्या था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हो रही है तो उससे, उस ट्रीटी से क्या होगा कि इतने एरियाज़ जो हैं, इतने बड़े एरियाज़ जो हैं, ये किसे दे दिया जाएगा? इटली को दे दिया जाएगा। उन्होंने ये सोच के रखा था कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन कर रहे थे। ठीक है। जैसे बहुत सी जगह दे दी गई थी, कुछ जर्मनी की जगह बेल्जियम को दे दी गई थी जैसे, तो वैसे ही इन्होंने ये क्या, इटली ने सोचा था कि ये सब एरियाज जो हैं वो हमें मिल जाएंगे, ये टेरिटरीज। लेकिन मिला क्या? सिर्फ टायरोल एंड ट्रेंटन, सिर्फ टायरोल और ट्रेंटन ही मिला। ठीक है, इटली को। तो इटली क्या हुआ? बहुत परेशान हुआ, मतलब बहुत अग्रेसिव हो गया था। डिवाइडिंग स्पॉइल्स ऑफ वॉर, डिवाइडिंग स्पॉइल्स मतलब जो भी लूट में मिला था। ठीक है। जो भी लूट हुई थी, जो भी चीज़ें मतलब वॉर में हुआ था, उसका पैसे मिले थे, तो इटली ने भी क्या सोचा कि हमें भी मिलेगा, मतलब डिवीज़न हो रहा है तो उसमें हमारा भी पार्ट है, इटली का भी पार्ट है, लेकिन इटली को नहीं दिया गया। ठीक है।
और फोर्सिंग अप कॉस्ट ऑफ लिविंग, और ज़बरदस्ती फोर्स करना, पैसे ले रहे थे इटली से, ज़बरदस्ती पैसे ले रहे थे इटली। जब वॉर हुई थी तो इटली में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था इटली का। 12,000 मिलियन लायर का बजट डिफिसिट हुआ था, मतलब इतना नुकसान हो गया था। लायर क्या है? ये लायर इटली की ही करेंसी है, ठीक है। लायर क्या है? ये करेंसी है इटली की। तो इतना तो इनका पहले से ही नुकसान हो चुका था। और जो है, जो और कंट्रीज़ थी वो क्या इटली से पैसे मांग रही थी, मतलब फोर्स कर रही थी पैसे के लिए। समझ आया? मतलब ये हुआ है ट्रीटी से, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई थी उससे ये क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि जो जो ये कंट्रीज जो जो टेरिटरी मांग रहे थे वो टेरिटरी इन्हें नहीं मिली। अब मिली कौन सी? सिर्फ 2 टेरिटरी, टायरल और ट्रेंटन, और इतनी ढेर सारी मांग रहे थे। और पीस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल में साइन हुआ, जो भी पैसे मिल रहे थे वो सबको डिवाइड करने के लिए थे, कि जो भी चीज़ें वॉर में मिली हैं तो उसको सबको डिवाइड करना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। उसमें कुछ पार्ट इटली को भी मिलना चाहिए जो इटली को नहीं मिला था, ठीक है। और 12,000 मिलियन लायर का इस वॉर में नुकसान हुआ था, इस वॉर में नुकसान हुआ था। उसके बाद भी इनसे क्या, इटली से पैसे मांगे जा रहे थे, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है कि इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस हुई क्या, लाइफ और प्रॉपर्टी। सोल्जर्स बिकम अनएम्प्लॉयड, जो भी सोल्जर्स थे वो भी क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब वो भी बेरोजगार हो गए थे, उनके पास भी कोई काम नहीं था। क्यों? क्योंकि वॉर होने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वो उन लोगों का पेमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइसेस इंक्रीज हो गए। जो भी वहाँ पर सामान थे, सामानों के पैसे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। क्यों इंक्रीज करना पड़ा? क्योंकि पैसे आएंगे कहाँ से? क्योंकि गवर्नमेंट पूरी उस नेशन को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कैसे आएंगे? वहीं से आएंगे, उस नेशन से ही आएंगे, वहाँ के पीपल से ही आएंगे। तो क्या हुआ, सामानों में जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तभी क्या होगा, उस नेशन में सभी लोगों को पैसे मिल सकेंगे, सभी लोगों को जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए प्राइसेस बढ़ा दिए, जो वो भी क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस ही था, क्योंकि हर इंसान ये एफर्ट नहीं कर सकता था कि उस महंगी चीज़ों को खरीद सके। अब जैसे जो डेली यूज़ के सामान हैं, जैसे हम मान लेते हैं ब्रेड मानते हैं, ठीक है। ब्रेड जो है वो पहले मान लीजिए 100 रुपये का मिल रहा था, पहले 20 रुपीज़ का मिल रहा था, अब वो कितने का मिल गया, उसका प्राइस कितना बढ़ा दिया गया, 100 रुपीज़ का मिलने लगा, मतलब 20 रुपये से 100 रुपये बढ़ा दिए। तो उससे क्या हो गया, प्राइस में बहुत शार्पली इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो उसको हर इंसान एफर्ट नहीं कर सकता, हर इंसान उस ब्रेड को अब खरीद नहीं सकता है, महंगाई बढ़ गई। लॉकआउट्स कर दिया गया, मतलब इस कंट्री को लॉकआउट कर दिया गया कि जो दूसरी कंट्री है वो क्या कह रही है कि जब तक तुम हमारी शर्तों को नहीं मानोगे, जब तक तुम हमारी कंडीशंस को नहीं एक्सेप्ट करोगे, नहीं मानोगे, तब तक हम तुम्हें दूसरी कंट्री के कह रहे हैं तब तक हम एंटर करने नहीं देंगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये इटली है, और इटली के अलावा जो कंट्रीज़ हैं वो क्या इटली को कर दी, लॉकआउट कर दी कि जब तक इटली हमारी कंडीशंस को नहीं एक्सेप्ट करेगी, नहीं मानेगी, तब तक इटली जो है वो दूसरी कंट्रियों में एंटर नहीं कर सकती है, वो किसी भी मैटर के लिए,
हंग्री मॉब्स मतलब वहाँ की जो पब्लिक थी वो बहुत भूखी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, बहुत लाइफ लॉस हो गई थी, बहुत सी प्रॉपर्टी लॉस हो गई थी, और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। जो पुअर लोग थे वो क्या हो रहे थे, मतलब भूख से परेशान हो रहे थे। मिडिल क्लास की जो फैमिली थी वो भी बहुत ज़्यादा गरीब हो चुकी थी। ठीक है, ये क्या है, और इस हंग्री मॉब्स के कारण मतलब जो वहाँ के लोग थे बहुत ज़्यादा भूखे थे, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, इस वजह से भी छोटे छोटे जो हैं दंगे फसाद होने लगे थे इटली में ही। समझ आया? ये क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, मतलब इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस इंक्रीज हो गया, सारे लोग खाने की चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं, सब क्या हो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। समझ आया? ये 2 कॉजेज़ हैं, इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट कॉजेज़ देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस टाइम पर इटली में वो क्या था, स्टेबल नहीं था। स्टेबल नहीं था मतलब ज़्यादा दिन तक वो टिकाऊ नहीं था, वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हुई वो 1919 से 1922 के बीच में हुई। मतलब फैशिज्म जो है वो बन गया था, लेकिन उसके मतलब पूरी तरह से फैसिस्ट पार्टी का कंट्रोल नहीं था। ठीक है, मतलब इटली में पूरी तरह से फैसिस्ट का कंट्रोल नहीं था। 1919 से 92 के बीच तक पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबल हुआ था, मतलब स्टेबल नहीं रहा है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब है गठबंधन, कई मतलब जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, एक गवर्नमेंट है तो उसको चला कौन रहा है, कई पार्टीज मिल करके उसको चला रही है, मतलब 6 कोलिशन गवर्नमेंट बनाए गए, 6 गठबंधन हुए उसको इटली को चलाने के लिए। लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था इटली में, जिससे वो गवर्नमेंट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और इसको आगे ले जाने के लिए, इटली में को आगे ले जाने के लिए, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक ऐसी पावरफुल गवर्नमेंट चाहिए थी जो उसे आगे बढ़ा सके। ठीक है, इससे क्या हुआ, फैसिज्म, फिर क्या हुआ कि लोग क्या मानने लगे कि फैसिज्म जो है, जो फैसिज्म का डिक्टेटर है, फैसिस्ट पार्टी के जो लीडर है, वही क्या कर सकते हैं, इस इटली को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बनती जा रही है, इतना ज़्यादा मतलब कोलिशन भी हो रहा है, सिर्फ अकेले नहीं, एक गवर्नमेंट अकेले नहीं चला रही है इटली को, कई 6 गठबंधन हो रहे हैं, 6 कोलिशन हो रहे हैं गवर्नमेंट का, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकल जो था, पॉलिटिक्स जो थी वो इंस्टेबल नहीं थी। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ सोशलिज्म और क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट या सोशलिज्म, मतलब जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में भी लड़ाइयाँ होने लगी। किस बात पर हो रही थी, वेदर कंट्रोल्ड बाय एरिस्टोक्रेसी और लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्या था, लोग जो है वो अब आवाज़ उठाने लगे, किस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट से, कि क्या सिर्फ एरिस्टोक्रेसी मतलब अपर क्लास के लोग ही सिर्फ यहाँ पर रूल करेंगे, या फिर लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी के लेस प्रिविलेज हैं, मतलब जो लोअर क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग भी इस पर रूल करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि क्या इटली में सिर्फ अपर क्लास की ही गवर्नमेंट बनेगी, अपर क्लास की गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं होगा। लेस जो लोअर क्लास है उनका भी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी गवर्नमेंट बननी चाहिए। इस चीज़ पर आवाज़ उठने लगी।
बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन 1917 टू गेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ कब? 1917 में। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1917 में। और किस लिए हुआ? टू गेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। जो अपर क्लास के पास जो इकोनॉमिक कंट्रोल था और पॉलिटिकल कंट्रोल था, वो सारा कंट्रोल लेना चाह रहे थे कौन? मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के या फिर लोअर क्लास के लोग क्या करना चाह रहे थे कि जो इकोनॉमिक कंट्रोल और पॉलिटिकल कंट्रोल अपर क्लास के पास है वो किसके पास आ जाए? लोअर क्लास या मिडिल क्लास के पास आ जाए। क्योंकि गवर्नमेंट किसकी बनी थी? अपर क्लास की ही बनी थी, और वो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कोई भी मेंटेनेंस नहीं कर पा रही थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही थी। बहुत से लोग भूखे थे, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड थे, उन सब चीज़ों के लिए कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है। ओवरथ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट। लोगों के अंदर क्या हो गया कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब जिसे इलेक्ट किया गया है, इस गवर्नमेंट को इसे क्या करना है? ओवरथ्रू करना है, मतलब इसको हटाना है। ठीक है, इसको यहाँ से हटाना है, भगाना है, और यहाँ पर वही रूल करेगा जो इस इटली में कुछ चेंजेस ला सकता है, इसको पहले से बेटर बना सकता है। ठीक है। फुली एक्सप्लॉइटेड बाय फैसिस्ट। फैसिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा हो गया था। क्यों हो गया था? कि लोग जो हैं अब वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पर फैसिस्ट क्या कर रहा है? लोगों से ये कह रहा है कि हम जो है, जो फैसिस्ट पार्टी है, वो इस इटली को आगे बढ़ा सकती है, ग्रो कर सकती है। ठीक है। तो फैसिस्ट को पूरी तरह से मौका मिल गया था इटली पर रूल करने के लिए। फैसिस्ट पार्टी को मतलब फैसिज्म जो है वो पूरी तरह से रूल करने के लिए तैयार हो गया था। अभी तक क्या था? 1922 तक क्या था कि गवर्नमेंट रूल कर रही थी। हाँ, नहीं उसमें कुछ चेंजेस कर पा रही थी, बट रूल किसका था? गवर्नमेंट का ही था। उसके बाद जब बहुत से ज़्यादा स्ट्राइक्स होने लगे, ठीक है, बहुत दंगे होने लगे, लड़ाई होने लगी कि ये जो अपर क्लास के लोग हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या तो उन्हें उनका कंट्रोल लोअर क्लास को दे दिया जाए, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो अभी गवर्नमेंट है, इसको हमें क्या करना है? ओवरथ्रू करना है, इसको हटाना है। ठीक। और तभी फैसिस्ट क्या कर रही है कि फैसिस्ट कह रही है कि लोगों को ये विश्वास दिला रही है कि हम आप लोगों का ग्रोथ करेंगे, आप लोग यहाँ इटली में चेंजेस करेंगे, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई हैं उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है। लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी। मुसोलिनी का लीडरशिप, ये देखते हैं कि जो मुसोलिनी था, ठीक है, यानी फर्स्ट लीडर था किसका? फैसिज्म का। तो ये क्या किया? लोगों के बीच में कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने लगा, कुछ ऐसी चीज, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? कुछ ऐसी चीज़ें करने लगा कि जिससे जो लोग हैं वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, मतलब खुद को अच्छा बताना। बहुत ऐसे स्पीचेस दिए कि अगर हम यहाँ पर रूल करते हैं इटली में, तो हम क्या करेंगे? कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे। मतलब यही सब चीज़ें हैं जो उन्होंने मतलब मुसोलिनी ने शर्तें रखी थी कि अगर हम यहाँ पर रूल करते हैं तो हम ये चीज़ें करेंगे। ठीक है। लोग बहुत खुश हुए उनके स्पीचेस को सुन के, मतलब वो स्पीच जो था उनका इतना अच्छे से देते थे कि सभी लोग क्या हुए? अट्रैक्ट हुए इनकी तरफ कि हाँ, मुसोलिनी ही है, फैसिस्ट पार्टी के मुसोलिनी ही है जो हमारे लिए कुछ बेटर कर सकते हैं। ठीक। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर पा रही थी, एक यही रास्ता था कि यही जो है वो हमारा कुछ भला कर सकते हैं। तो मुसोलिनी को एक्सेप्ट किया गया एज अ लीडरशिप, और सभी लोगों ने क्या कहा? मुसोलिनी को ड्यूस कहा। ड्यूस का मतलब होता है लीडर। ठीक है। मुसोलिनी को क्या कहा? ड्यूस। ड्यूस का मतलब है लीडर, कि मुसोलिनी क्या है? अब हमारा
लीडर है। ठीक, फेलर ऑफ लीग ऑफ नेशन। मुसोलिनी में मतलब जो फैसिज्म में क्या था, फैसिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक थे उसमें क्या था कि वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानेगा। जो भी वहाँ डिक्टेटर है वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुई? क्योंकि जो फैसिस्ट पार्टी वहाँ पर काम कर रही थी, जो भी चीज़ें वो कर रही थी, उसके खिलाफ लीग ऑफ नेशन ने मना किया कि ऐसा नहीं करना है। उसको लीग ऑफ नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उस चीज़ों को, लेकिन फैसिस्ट पार्टी नहीं मानी, जिससे लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, फेल हो गया उसको मना पाना। लीग ऑफ नेशन फैसिस्ट को नहीं मना पाई, मतलब वो भी जो भी वो काम कर रहे थे उसको रोक नहीं पाई है। ठीक है, मतलब लीग ऑफ नेशन क्या हो गई, फेल हो गई। समझ आया? फैसिज्म कि इटली में फैसिज्म राइज हुआ और लीडरशिप कौन था, मतलब लीडर कौन था, मुसोलिनी ही था। ठीक है, समझ आया? इटली का लीडर कौन, मुसोलिनी ने। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इसे। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइज ऑफ नाजिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।